हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम दिष्टकारी टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है तथा दिष्टकरण के लिए जो युक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें दिष्टकारी कहते हैं। हमने देखा था कि दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और नंबर 1 और नंबर 2 पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हम अर्ध तरंग दिष्टकारी टॉपिक का विस्तार से अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र क्या होता है, अर्ध तरंग दिष्टकरण की प्रक्रिया कैसे होती है तथा इसके साथ ही इसमें हमने अर्ध तरंग दिष्टकरण से जो प्राप्त स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान प्राप्त किया था। इसी प्रकार स्पंदमान धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान हमने प्राप्त किया था तथा अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता व उर्मिका गुणांक के एक्सप्रेशन हमने प्राप्त किए थे। अब इसी कंटिन्यूएशन में हमारा अर्ध तरंग दिष्टकारी में नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टता नियमन। अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है उसकी निर्भरता लोड पर होती है तथा वोल्टता नियमन का मान जितना अधिक होता है उतनी ही निर्गत वोल्टता की लोड पर निर्भरता होती है। एक आदर्श शक्ति प्रदायक के लिए वोल्टता नियमन का मान 0 होना चाहिए। वोल्टता नियमन की परिभाषा क्या है? वोल्टता नियमन वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टता नियमन दिष्टकारी के लोड परिपथ से लोड हटाने पर वोल्टता नियमन दिष्टकारी के लोड परिपथ से लोड हटाने पर निर्गत वोल्टता का पूर्ण लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता के सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन को व्यक्त करता है। अर्थात प्रतिशत वोल्टता नियमन को अगर हम VR नाम दें, VR प्रतिशत इक्वल्स टू VNL माइनस VFL ओवर VFL इंटू 100%, जहाँ पर VNL क्या है? लोड प्रतिरोध RL की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टता, VFL लोड प्रतिरोध RL की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता को निरूपित करता है। इस प्रकार वोल्टता नियमन को समीकरण 17 के द्वारा प्रदर्शित किया है। इसका मान निकालने के लिए हमने स्पंदमान धारा का औसत मान निकाला था EDC, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। EDC इक्वल्स टू क्या था? IDC RL, जहाँ पर IDC निर्गत धारा का औसत मान था तथा इसका मान था EM ओवर पाई RL, EM RL ओवर पाई मल्टीप्लाई विद R प्लस RL इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करेंगे। इस समीकरण को रीअरेंज करने के बाद इस तरीके से हम इसमें R ऐड करेंगे तथा ऊपर R ऐड करेंगे, R सब्ट्रैक्ट करेंगे तथा R प्लस RL को एक टर्म कॉमन ले लेंगे तथा R प्लस RL से इसको डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। इसको वापस रीअरेंज करके हम यहाँ पर लिखते हैं। इसका हम यहाँ पर मान रखते हैं IM, ये क्या है? IM का मान रखेंगे। इस प्रकार हमें EDC इक्वल्स टू ये प्राप्त होता है। इसको फाइनल रूप IM ओवर पाई क्या है? हमारा IDC है। IM ओवर पाई क्या है? IDC। यहाँ पर IDC पुट करेंगे। इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 18 के द्वारा औसत वोल्टता का मान प्राप्त होता है, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यह समीकरण जो 18 है, इसको अगर हम देखें तो यह एक स्थिर वोल्टता स्रोत, यह एक ऐसे परिपथ को निरूपित करता है जो अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए जो औसत वोल्टता का मान आया है समीकरण 18 से, यह एक ऐसे परिपथ को निरूपित करता है जो कि जिसमें एक स्थिर वोल्टता स्रोत E इक्वल्स टू जुड़ा हुआ है तथा जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R के तुल्य है तथा जिसके निर्गम टर्मिनलों पर लोड परिपथ
जुड़ा हुआ है, जिसको परिपथ चित्र में हम यहाँ पर दिखाया गया है। परिपथ चित्र इसका यहाँ पर दिखाया गया है। स्थिर वोल्टेज स्रोत यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R यहाँ पर है, जिसमें से IDC मान की धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके निर्गम टर्मिनलों पर क्या है, RL जुड़ा हुआ है। अगर हम इस समीकरण 18 को आरेख के द्वारा EDC तथा IDC के मध्य आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें तो यह एक रैखिक समीकरण को निरूपित करता है। EDC और IDC में एक रैखिक समीकरण है, जहाँ पर बाई अक्ष पर जिसका कटान है प्लस दिशा में EM ओवर पाई के बराबर है। अब हमें यहाँ पर मान निकालना है VNL का, VFL का। बोल्ट्जमान नियमन के कैलकुलेशन के लिए VNL और VFL का मान हमें कैलकुलेट करना है। VNL क्या है परिभाषा से, प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध RL की अनुपस्थिति में, लोड प्रतिरोध RL की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टता। जब हम RL को हटा देंगे तो यहाँ पर हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त कितनी होगी, सेम जो हमारी स्थिर वोल्टता है उतनी ही प्राप्त होगी, इक्वल्स टू EM ओवर पाई। इसी प्रकार लोड RL की उपस्थिति में जो निर्गत वोल्टता है यहाँ पर कितनी होगी, EM ओवर पाई। और IDC मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो जहाँ पर वोल्टता, इसके आंतरिक प्रतिरोध पर वोल्टता पतन कितना होगा, IDC इंटू R। इस प्रकार यहाँ पर EDC का मान क्या है, लोड RL की उपस्थिति में निर्गत वोल्टता EM ओवर पाई माइनस IDC इंटू R के बराबर होगी। इस प्रकार हम यहाँ पर VNL BFL का मान रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर EM ओवर पाई से EM ओवर पाई ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। लास्ट एक्सप्रेशन आएगा हमारा इक्वेशन 19 के द्वारा दिया जाएगा। इस समीकरण में हम देखते हैं कि जो औसत धारा का मान था IDC इक्वल्स टू IM ओवर पाई के बराबर होता है तथा IM का मान IM ओवर पाई के बराबर होता है तथा IM का मान हम यहाँ से हमें जो हमने लास्ट निकाला था उससे EM ओवर R प्लस RL के बराबर होता है। यहाँ से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, IDC इंटू R प्लस RL इक्वल्स टू कितना होगा, IM ओवर पाई। IDC इंटू R प्लस RL इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, IM ओवर पाई। यहाँ पर हम EM ओवर पाई का मान हम यहाँ से ये पुट करेंगे समीकरण में। तो समीकरण में पुट करने के बाद IDC R प्लस RL ये मान रखेंगे, यहाँ पर ये मान यहाँ आ जाएगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, आगे और कैलकुलेशन करेंगे तो IDC R से IDC R ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो लास्ट में बचेगा IDC ओवर R IDC RL। जैसे IDC कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे से तो VR जो बोल्ट्जमान नियमन है वो क्या बचेगा, R ओवर RL। इस प्रकार बोल्ट्जमान नियमन कितना प्राप्त हुआ हमें, VR इक्वल्स टू R ओवर RL। अब हम नेक्स्ट, इसका टॉपिक है प्रतीप शिखर वोल्टता। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, प्रतीप शिखर वोल्टता, पीक इनवर्स वोल्टेज। यह क्या होता है, विद्युत चालन ना होने की अवस्था में डायोड पर उपस्थित अधिकतम वोल्टता को प्रतीप शिखर वोल्टता कहते हैं। विद्युत चालन ना होने की अवस्था में डायोड पर उपस्थित अधिकतम वोल्टता को प्रतीप शिखर वोल्टता कहते हैं। अर्धतरंग दृष्टिकरण में चालन कब नहीं होगा, जब वो इन्वर्स वाइस में हो, अर्थात अर्धतरंग दृष्टिकारी में चालन ना होने की अवस्था में जो अधिकतम आरोपित वोल्टता है वो क्या होगी, जो हमारा निविष्ट प्रत्यावर्ती संकेत है, जो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके शिखर मान कितना था, EM, उसके तुल्य होगी। अतः प्रतीप शिखर वोल्टता का मान कितना होना चाहिए, पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल्स टू EM के बराबर होगा। इस प्रकार अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए जो प्रतीप शिखर वोल्टता है वो EM के बराबर होगी। नेक्स्ट इसमें है अर्ध तरंग दृष्टिकारी का 7वां पॉइंट है निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक।
फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट। निर्गत वोल्टेज या धारा के आवृत्ति घटक ज्ञात करने के लिए हम फूरिये विश्लेषण का सहारा लेंगे। निर्गत वोल्टता या धारा के आवृत्ति घटक फूरिये विश्लेषण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जो हमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी से प्राप्त निर्गत धारा आई है, यदि हमारी अर्ध तरंग दृष्टिकारी से प्राप्त निर्गत धारा आई है तो फूरिये प्रमेय के अनुसार अगर हम फूरिये श्रेणी का देखें तो फूरिये श्रेणी के रूप में हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं I = A0 प्लस समेशन AN cos n ओमेगा t प्लस समेशन ओवर n VN sin n ओमेगा t। अब यहाँ पर A0 का मान क्या होता है, इक्वेशन 24 से प्रदर्शित किया गया है। A0 का मान AN का मान इक्वेशन नंबर 25 के द्वारा और BN का मान इक्वेशन नंबर 26 के द्वारा दिया जाता है। इसमें हम जो निर्गत अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए जो निर्गत धारा आई है उसका मान क्या है, I = Im sin ओमेगा t। अर्ध तरंग के लिए, धनात्मक अर्ध तरंग के लिए मतलब 0 > t < t/2 टाइम के लिए, तथा I = 0 t/2 > t ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए। इस I को हम इन समी A0, AN और VN के एक्सप्रेशन में यहाँ पर रखेंगे, जिससे हमें A0, AN और VN के मान प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले हम A0 का मान ज्ञात करते हैं। A0 का मान यहाँ पर रखेंगे तो चूँकि इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to t/2, क्योंकि t/2 से ऊपर जो धारा है वो 0 है। और I का मान रखेंगे Im sin ओमेगा t। इसका समाकलन करेंगे, sin ओमेगा t का समाकलन होता है माइनस साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे, sin ओमेगा t का समाकलन आएगा माइनस कॉस ओमेगा t ओवर ओमेगा। इसमें लिमिट रखेंगे और ओमेगा t = 2π इसका यूज करेंगे और cos π = -1। इन सभी का यूज करके हमारा जो A0 का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हमारा Im/π। इसी प्रकार हम AN के एक्सप्रेशन में I का मान रखेंगे। I का मान Im sin ओमेगा t 0 से t/2 टाइम पीरियड के लिए, और इसको आगे हल करेंगे। sin ओमेगा t cos ओमेगा t एक फॉर्मूला है के लिए फॉर्मूला प्रयुक्त करेंगे। इसको आगे इस समाकलन का जो सॉल्यूशन है हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। इसको आगे कैसे सॉल्व किया है ये हमने पीछे पेज पर दिखाया गया है। इसकी जो लास्ट सॉल्यूशन है इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद इसमें दिखाया गया है। इसका जो मान आएगा AN का वो -2Im/π मल्टीप्लाई विथ 1/n+1 इंटू n-1, जहाँ ये कब है जब n सम संख्या है तथा n ≠ 0 है। अदरवाइज n की अदर वैल्यूज़ के लिए जब n विषम है ये AN का मान 0 होगा। इसी प्रकार हम BN को सॉल्व करेंगे। BN के लिए हम सॉल्व करेंगे तो I का मान रखेंगे Im sin ओमेगा t, Im sin ओमेगा t, और साइन ओमेगा टी और साइन n ओमेगा टी के लिए हम फॉर्मूला यूज करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो Bn का मान आएगा Im/2 जब n = 1 है, अदरवाइज 0 जब n ≠ 1। इस प्रकार हम सभी मान रखेंगे A0 का। A0 यहाँ से हम A0, AN, BN जो हमने कैलकुलेट किए हैं इनके मान इस फूरियर श्रेणी विस्तार में हम लिखेंगे। लिखने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा A0 का मान रखा Im/π और AN का मान रखा, AN का मान केवल n सम वैल्यूज़ के लिए था तो यहाँ पर हम सम वैल्यूज़ के लिए मान रखेंगे। इस प्रकार प्राप्त होता है n के सम मान के लिए 2 ओमेगा t, 4 ओमेगा cos 4 ओमेगा t इस प्रकार प्राप्त होता है। और Bn का मान हमारा यहाँ से प्राप्त होगा क्योंकि Bn n = 1 के लिए ये वाला प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी A0, AN, BN का मान रखने पर हमें
I का जो धारा का मान है इस प्रकार प्राप्त होता है। इस श्रेणी में हम देखते हैं कि प्रथम पद क्या है। ये प्रथम पद IDC को निरूपित करता है, धारा का औसत मान है। द्वितीय पद की आवृत्ति, इस द्वितीय पद में जो आवृत्ति है वो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के बराबर है। जो हमने निविष्ट संकेत कितना दिया था, IM, निविष्ट संकेत था हमारा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आवृत्ति का था, ओमेगा के बराबर है। अतः द्वितीय पद की आवृत्ति निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के बराबर है, जिसका शिखर मान क्या है, IM/2। IM, इस IM को अंदर लेंगे तो क्या होगा इसका शिखर मान, IM/2। इसी प्रकार अन्य पद क्या है, द्वितीय सन्नादि, जो हमारी निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति है उसके द्वितीय सन्नादि 2 ओमेगा टी, चतुर्थ सन्नादि 4 ओमेगा टी आदि निरूपित करते हैं। यहाँ पर हमने AN का सॉल्यूशन दिखाया है। AN को किस प्रकार सॉल्व किया है, ये AN का सॉल्यूशन है। इसी प्रकार BN को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी।